कि डिनर मिलेगा कि नहीं। मुझे तो श्योरिटी है भाई कि मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं सबसे सीनियर हूँ, मेरे बगैर तो शुरू ही नहीं होगा। अभी 2 दिन पहले मेरा बर्थडे था, तो लोगों ने पूछा कि बताइए भाई मैं कितना केक जो बन रहा है आपका, दोस्तों ने इस्तेमाल किया था, उस पे एज क्या लिखो। हम कहा यार एज क्यों लिखोगे, फिल्मी हीरो हीरोइन का देखते हो कभी एज डालता है अखबारों में या कहीं, डेट ऑफ बर्थ लिखा जाता है। तो डेट ऑफ बर्थ मेरा है 15 अक्टूबर, वो लिख सकते हो। तो अजीब गरीब हाल यह है कि जब कोई हमें जापान वाला या सिंगापुर इस एरिया का आदमी मिलता है तो पूछता है हाउ मच इज योर एज। हमने कहा गेज करो, एज को गेज करो। बोला मे बी 43, 44, maybe 47, 48. Okay, then I am very close. हमने कहा तुम बहुत क्लोज। अब कोई अरब मिलता है, उससे पूछते हैं कि व्हाट इज योर एज। हमने कहा कि भाई उम्र क्या हो गई हमारी, आप बताओ। मे बी 52, 53। हमने कहा मेरी सलमान खान वाली एज है, इसी एज के होंगे वो। तो अब मैं अभी डेट ऑफ बर्थ नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन मैं आप में बैठे हुए जितने भी अभी यहाँ निगेरियन है, लगता है सबसे मैं रख लिए 56, 57। अरे भाई मैं 77 में इंजीनियरिंग कर चुका था, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो दिल से अच्छा होता है, दिल से आप अच्छे हैं, खुश रहते हैं, अल्लाह ने जिस काम के लिए जमीन पे आपको भेजा वो करते हैं, तो आपके चेहरे पे रौनक रहती है। और इंशाअल्लाह मैं जब भी दुनिया से रवाना होगा तो इसी तरह से जाऊंगा। अभी हमारे रब्बानी भाई बोल रहे थे, भाई देखिए मुझे बड़ी उम्मीद हुई जब मैं कल से मिला हूं, इनको छोड़ नहीं रहा हूं। तो देखो भैया गुलामों का राज है आज बंगाल के अंदर, गुलामों का राज है ना। जी 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 बताया। और गुलामों का राज अगर हिंदुस्तान में नहीं हुआ होता तो आज हम हिंदुस्तान में जो मुसलमान नजर आते हैं ये सब कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, ये सब स्लेव थे। और इनकी पूरी डायनेस्टी है जिसमें इस्लाम जितना हिंदुस्तान में फैला, कहाँ पंजाब से लेकर के आसाम तक, ये उन्हीं का है, वही उसकी देन है। और इंशाअल्लाह मैं इन गुलामों से वेस्ट बंगाल के लिए मेरी बातचीत हुई है, मैं छोड़ूंगा नहीं इनको, मैं फिर आऊंगा, बैठूंगा। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि सर सैयद ने जो सोचा होगा उससे कोई कम सोच इनके पास नहीं है। इंशाअल्लाह उसके रास्ते बताए जाएंगे और इस पे काम करेंगे, तो अल्लाह ने चाहा तो हम लोग इनके जरिए कौम मिल्लत के लिए बहुत कुछ वेस्ट बंगाल में कर पाएंगे। अभी हजरत हमारे निगेरियन भाई काफी लिख के लाए थे, पढ़ा इन्होंने। इंशाअल्लाह मैं तो ये चाहूंगा कि अगली दफा आप लिखना शुरू कीजिए। अभी से 17 अक्टूबर से पहले किताब तैयार होनी चाहिए और उसका रस्म इजरा हम लोग इंशाअल्लाह करेंगे। मुझे बुलाइएगा जरूर, नॉलेज है उसका इस्तेमाल होना चाहिए। और तो
मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूंगा। माफ करना, मैं सबसे सीनियर हूँ, इसलिए 10 मिनट आपको इंतजार करना पड़ेगा, बगैर उसके खाना मिलने वाला नहीं। 15 मिनट चलिए। मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट टू फिनिश माय स्पीच विद इन 15 मिनट। अगर 16 मिनट 17 मिनट हो जाए उसको भी देख लेना। देखिए, दुनिया के अंदर इल्म कितनी बड़ी चीज है। मैं कल बोल रहा था, मैंने कहा कि आज से 2350 साल पहले एक आदमी मिसिडोनिया से निकला था दुनिया फतह करने, जिसका नाम सिकंदर आजम या अलेक्जेंडर था। और तारीख में अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा रोल उसके पीछे सुकरात का था। एक मर्तबा का वाकया है कि जब वो ईरान फतह कर गया अलेक्जेंडर, तो समझा कि मैंने दुनिया जीत लिया। जैसे कोई आज अमेरिका पे कब्जा कर ले तो यही होगा ना, जब ये सिकंदर आजम हो गया तो वो लापरवाही से रहने लगा तेहरान में, हर दुनिया की हर बुराई में फंसने लगा। तो सुकरात ग्रीस से चल करके आए ईरान और उनको समझाया कि तुम जिस राह पे पड़ गए हो, यहां से तो तुम फातेह आजम नहीं बनोगे, क्योंकि वहां उनको सिकंदर आजम का खिताब उनको ईरानी में मिला, तो फातेह आजम नहीं बन पाओगे। यहां से तुम नीचे जाते जाओगे तो अपने अंदर ये लाल, तो वो पढ़े लिखे थे। ठीक वही जमाना है 2350 के इर्द गिर्द का, जब हिंदुस्तान में अशोक सम्राट के दादा की हुकूमत हुआ करती थी। न जाने कितने बादशाह हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुए होंगे, मर गए होंगे, लेकिन आज भी अगर चंद्रगुप्त का जिक्र करते हैं आप, जो अशोक सम्राट अशोक के दादा थे, तो आप चाणक्य का भी जिक्र करते। अगर चाणक्य की बुद्धि, दिमाग नहीं हुआ होता तो शायद वो इतनी बड़ी सल्तनत नहीं बनाए होता अशोक, जिसने आधी दुनिया में गौतम बुद्ध के मजहब को फैला दिया। तो इस सब के पीछे इल्म है। अगर अकबर आजम के दरबार में नौरतन नहीं होते, पढ़े लिखे लोग नहीं होते, लोग कहते हैं कि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, तो शायद मुगलिया सल्तनत की जो बुनियाद 250 साल के लिए पड़ी वो बीच ही में खत्म हो गई होती। तो इल्म इतनी बड़ी चीज है जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब जंग बदर हुआ और जंग बदर में मुसलमानों की जीत हुई, तो आप याद कीजिए कि बुजुर्गों को रिहा कर दिया गया, जो औरतें आई थी जंग में उनको भी रिहा किया गया, लेकिन जो जवान थे बच्चों को भी रिहा किया गया। लेकिन जो जवान थे और पढ़े लिखे थे उनको कैद किया गया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसमें से कुरैश ज्यादातर पढ़े लिखे होते हैं, अगर इन्होंने, जो मोमिन है, जो मदीने में मुसलमान है, अगर इनको ये तालीम देंगे तो इनकी रिहाई हो जाएगी। और यही माने, यानी तालीम को हुजूर ने भी अहमियत दिया और कहा कि चीन तक भी जाना पड़े तालीम के लिए तो आपको जाना चाहिए। लेकिन अगर आप तालीमी तारीख देखेंगे, 1100 कितने का जिक्र कर रहे थे, जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बन गई, उसके बाद 1435-36 को मैं वक्त याद दिलाना चाहता हूं, जब सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत तकरीबन उस वक्त तक, जो आज 41-42 मुल्क है, वहां तक उनकी हुकूमत फैल गई।
और 1435-36 में जर्मनी ने पहली मरतबा प्रिंटिंग प्रेस इजाद किया और मुफ्ती आजम का आ गया फतवा कि ये गुनाह है, इसका इस्तेमाल ना करो। और उसकी वजह से चाहे केमिस्ट्री के अंदर, चाहे फिजिक्स के अंदर, चाहे दुनिया में जो भी यूरोप के अंदर घटनाएं घट रही थी, जो भी डेवलपमेंट हो रहा था और वही आगे बढ़ रहे थे उस वक्त, वो शायद गरीबों तक नहीं पहुंचा और हिंदुस्तान भी नहीं आया होगा। और इसके बाद जो गिरावट शुरू हुई तो 17वीं सदी 18वीं सदी आते आते यूरोप बहुत आगे बढ़ गया, वो अमेरिका पहुंच गया। 16वीं सदी में अमेरिका को कोई जानता नहीं था, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, न्यूजीलैंड पहुंच गए। दुनिया में जितनी हम जमीन को जानते थे उससे कोई कम एरिया उन्होंने जाके दूर दूर कब्जा कर लिया। लेकिन हम लोग उसी दायरे में रह गए। आप याद करो कि नेविगेशन ही के जरिए इंडोनेशिया में जाकर के जो ताजिर जाते थे उन्होंने की बात रखी। 1857 के गदर के बाद एक से एक सल्तनतें जो आपके पास थी वो हाथ से निकल रही थी। जो बचे कुचे लोग थे गुलामी कबूल कर रहे थे और यह हालत थी कि सर छुपाना मुश्किल हो गया था हिंदुस्तान के। तो 1857 में गदर के बाद असबाब बगावत ही नजर पड़ी वो आपने सर सैयद ने तारीफ की और उन असबाबों का जिक्र किया है कि किस वजह से मुसलमान पीछे रह गया या पीछे रह गया, और उसमें उन्होंने तालीम को भी एक वजह माना और उसके बाद उनका तहरीक शुरू होता। अभी जिक्र कर रहे थे हमारे वजीर के 1898 में जब वो दुनिया से रवाना हुए, गुजर गए दुनिया से, उस वक्त हमारे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में सिर्फ 258 बच्चे ही तालीम हासिल कर रहे थे। वो कौन लोग थे? जमींदार और नवाब जो हिंदुस्तान के थे, घोड़े के साथ आगे थे यूनिवर्सिटी में तालीम, कॉलेज में तालीम हासिल करने, और उनका एक आध बदन दबाने वाला भी उनके साथ आता था। मोरिसन कोर्ट देखा है ना आप लोगों ने, वहां पहले घोड़े ही बनता था। लेकिन आप ये मत समझो कि 1898 के बाद लोग बैठे रहे, लोगों ने मेहनत किया और 22 साल के बाद 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी। लेकिन फिर समझ लो कि 1920 में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था अलीगढ़ में, वो 1952 में बना। मेडिकल कॉलेज नहीं था, 1965 में बना, यानी उनके गुजर जाने के 67 साल के बाद। कॉलेज ये अपना डेंटल कॉलेज 1995 जब हम लोग MP थे तब बना। तो उसका प्रोग्रेस हो रहा है धीरे धीरे। आप लोग इतना घबरा जाते हो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस बन गया, उस वक्त तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शिफ्ट क्यों नहीं हो गया। इदारों के बनने में वक्त लगता है और न तो अपने चंदों से उसको खड़ा कर सकते हैं और इतनी रकम की जरूरत है और आप कंट्रीब्यूशन दे भी दीजिए तो आपको टीचिंग स्टाफ चाहिए, नॉन टीचिंग स्टाफ चाहिए, 4th ग्रेड के एम्प्लॉय चाहिए। ये जब तक सरकार नहीं चाहेगी इन कैंपसेस की तरक्की नहीं हो सकती। लेकिन इस कैंपस को बनाने में मेरी बात हुई है भाई साहब से, इनसे हम काम लेने जा रहे हैं। इनको हम छोड़ेंगे नहीं, इनको हम मुर्शिदाबाद में भी इनसे काम लेंगे और मानू का कैंपस है
आसनसोल में, वहां भी इनसे काम होगा। देखो, एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं मुझे बताओ? 32,000 33,000 यही होगी इस पर। कल मुझे अलमीन वाले मिले, मुझे बड़ी खुशी हुई, और उन्होंने बताया कि हर साल मेरे तकरीबन 2,500 बच्चे फारिग होते हैं हमारे स्कूल सिस्टम से, और उसमें से 600-700 बच्चे तो मेडिकल कंप्लीट करते हैं। उसके बाद बहुत सारे और जो कोर्सेज हैं मेडिकल रिलेटेड वो भी निकलते हैं, जैसे डेंटल है, फार्मेसी है, मुख्तलिफ। और इस तरह करके हम हर साल इंजीनियरिंग से लेकर के और मेडिकल तक 1700-1800 बच्चों को अच्छी जगहों पे चले जाते हैं। कोई मामूली बात नहीं है। इतना बच्चा तो अलीगढ़ फारिग नहीं कर रहा है, समझ लेना। इंजीनियरिंग में 500 बच्चे निकल गए, 150 बच्चे मेडिकल से निकल गए, 100 बच्चे डेंटल से निकल गए, गिनो सबको। और ऐसी कोशिशें हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। आप हैदराबाद जाओ, शादान एजुकेशन है, अनवारुल उलूम है, एक सोसाइटी और ट्रस्ट के अंदर 40-40 हजार बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। हैदराबाद चले जाओ, बेंगलोर जाओ, चेन्नई जाओ, अब केरला जाओ, हर तरफ। लेकिन हम लोग जो नॉर्थ वाले हैं खास तौर से, और ईस्ट वाले, सर सैयद ने अलीगढ़ खोल दिया, कैंपस बना दिया, उसके बाद हम समझते मेरा काम हो गया। सर सैयद डे में जमा हुओ, डिनर ठोक लो और घर पे आराम करो। हम ये नहीं कह रहे कि हर आदमी वो काम कर सकता है जो सर सैयद ने किया, और हर आदमी वो काम भी नहीं कर सकता जो यहाँ हमारे मंत्री जी बैठे हैं ये कर सकते हैं। लेकिन मैं पूरे यकीन से कहता हूं, मेरे बारे में तो आप लोग जानते नहीं होंगे, और कोई बहुत कम लोग जानते होंगे कि अलीगढ़ के 5 कैंपस को मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने तरतीब दिया। कोई नहीं जानता होगा। ये हमें अलीगढ़ वालों ने गाली दी। आप देखते इंटरनेट पर, अखबारों में, और घूम घूम के मीटिंग हो रही है क्या, तो फातमी अलीगढ़ को बर्बाद कर रहा है, अलीगढ़ के कैंपस खोल रहा है, अलीगढ़ डाइल्यूट हो जाएगा, लुंगी वाले वहां पढ़ने आएंगे। अरे बताओ यार, लुंगी तो हमारे हुजूर पहना करते थे यार, तुम लुंगी पे कंट्रोल लगा रहे हो। आपसे मैं बता देना चाहता हूं कि 28 कैंपस मानू का बनना, और ये जो 5 कैंपसेस बन रहे हैं ये हमने नहीं किया, फाइनेंशियल कमिटी ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, पीएमओ ने आपका 12,500 करोड़ रुपया अलीगढ़ के लिए सैंक्शन कर रखा है। एक अच्छी सरकार की जरूरत है दिल्ली के अंदर, पैसे की कमी नहीं रहेगी, लेने वाले होने चाहिए और वहां देने वाला होना चाहिए। अभी जो प्रेजेंट हुकूमत है उससे क्या उम्मीद रखेंगे आप? वो जो होगा जेब में वो भी छीन लेगा। आप समझ रहे हैं? तो जो अगली सरकार बनी यूपीए 2, तो एक दिन मुरली मनोहर जोशी ने पार्लियामेंट में पूछा कि क्या है कैंपस, क्या कर दिया? प्रिंसिपल साहब खड़े हुए, बोले हमें नहीं मालूम, ये फातमी था, उसकी कमेटी थी, उसने ये बना दिया। तो बोला खत्म करिए इसको, ये गलत काम हो गया है, कैंपस का क्या मतलब है? तो देखो, मेरा तो एक मिशन था, मेरे दिल में कहीं सर सैयद थे, मेरे दिल में कहीं अलीगढ़ मूवमेंट था, मैंने उसके तहत खामोशी से काम किया। और एक वक्त तो मेरा अलीगढ़ में जाना महाल हो गया कि कब हमला हो जाए मेरे ऊपर कोई भरोसा नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आपसे, हंसिए नहीं, मैं सच बोल रहा हूं।
तो इंशाअल्लाह जो बुनियाद डाली गई है, मेरा कभी मकसद 5 का नहीं था, मेरा मकसद कम से कम 20 कैंपसेस का था। आसाम से लेटर आया, गगोई साहब से चीफ मिनिस्टर, मेरी आंख खोलिए। आंध्रा से नायडू साहब का फोन आया, मेरी आंख खोलिए। हुड्डा साहब हमारे दोस्त थे, भाई आदमी एक हमारे यहाँ भी खोलोगे लेटर भेजो। राजस्थान से लेटर आया, 4 तो मेरे पास ऑफर्स थे कि यहाँ कैंपस खोलिए, जमीन हम देंगे, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था। अगली दफा नहीं जीते, हमारे लालू जी ने रिश्ता तोड़ लिया कांग्रेस से, रह गए तो मेरा नुकसान पर्सनल हुआ होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कम्युनिटी का काफी बड़ा नुकसान हुआ है। इंशाअल्लाह मैं तो मना रहा हूँ कि अल्लाह करे कि मौका मिले, इंशाअल्लाह जो कुछ बचा हुआ है और इसको मैं नहीं करूंगा तो छोड़ूंगा नहीं। अल्लाह ने कहा नहीं करूंगा। आप लोग मैं इस मीटिंग के जरिए एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ। तालीम जिस जरिए से मिले, बंगाली में मिले, संस्कृत से मिले, हिंदी में मिले, उर्दू में मिले, उसको मना नहीं करेंगे। और एक बड़ा मदरसे का रिफॉर्म होना, रिफॉर्म बोलिएगा तो बहुत लोग डंडा लेके खड़े हो जाएंगे, कहिए कि उसको ठीक ठाक करना। हमारे मंत्री जी से ये काम लेना है, हमने बिहार में कर दिया, हमने सिलेबस कमेटी भी बुलवा दिया, वहां पर हमने सारे मेंबर्स कैसे बनेंगे उसका इंतजाम कर दिया। कुछ है ही नहीं है, जीरो। सबसे पहला मदरसा वोट वेस्ट बंगाल में बना था और अंग्रेजों ने बनाया। और वो जो बनाया गया था अल अजहर में जो मदरसा है उसके देख करके, उसके समझ करके, और अल अजहर है क्या उसको समझने की जरूरत है। मंत्री जी को वही मैं समझाऊंगा बैठ करके। अल अजहर के हम गए मैक्सिको, तो वहां के जो वजीर तालीम थे उन्होंने जानना चाहा कि फातमी साहब से मैं मिलना चाहता हूँ, 1-to-1 मीटिंग। जाते हैं ना कहीं भी तो वो रिक्वेस्ट आती है, तो हम कहा ठीक है हम मिलेंगे। तो जब मैं बैठा हमने कहा कि भाई ये चीज बताइए, जो अल अजहर है ये क्या है? तो बोले अल अजहर जो है ये मदरसे है। तो हम कहा कि वहां के बच्चे मतलब जो फारिग होते हैं तो क्या सब करते हैं? बोले कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें अल अजहर के में कम से कम सिस्टम में आधे बच्चे जाते हैं, और इजिप्ट के आधे ब्यूरोक्रेट अल अजहर सिस्टम से आते हैं, आधे डॉक्टर और आधे इंजीनियर अल अजहर सिस्टम से आते हैं। भाई ये सिस्टम क्या है बताइए? तुमने कहा कि क्लास 1 से 12 तक जहां बच्चे को हम कुरान पढ़ना सिखाते हैं, इस्लामी तारीख पढ़ाते हैं, किरत सिखाते हैं, वाज करना सिखाते हैं, इस सब चीज के साथ साथ हम साइंस, इंग्लिश इसकी तालीम भी देते हैं। लड़कों को प्रेशर जरूर होता है, लेकिन चूंकि ये हाफिज भी बनते हैं उसमें, तो उनके दिमाग की नसें जो है हर तरफ खुल जाती है, और उनको साइंस में, टेक्नोलॉजी में अगर कोई चीज समझा दी है तो 2 मिनट में समझते हैं। और ये इसी वजह से ये लोग काफी आगे चल करके जब वो +2 करते हैं तो दुनिया के हर खित्ते में उनका काम होता है, हर जगह वो कामयाब हो गए। तो दीनी तौर से भी मजबूत हो गए और दुनियावी तौर से भी मजबूत हो गए। और यही तो सर सैयद चाहते थे कि एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में साइंस हो, और तो कोई मकसद नहीं है तालीम का। तो अगर मदरसे का भी इस्तेमाल हम प्रॉपर तरीके से कर पाए तो मैं समझता हूँ वेस्ट बंगाल के अंदर ये एक रेवोल्यूशन होगा, एक क्रांति होगा। आप समझिए कि 1981 में मदरसा बोर्ड कायम हुआ, ना करिकुलम कमेटी है बिहार के अंदर, ना बुक कमेटी है, ना सिलेबस कमेटी है, ना कोई प्रॉपर तरीका है।
मैंने जब मुख्यमंत्री को सुनाया कि मुख्यमंत्री जी मैं एक सेंटर पे चला गया और मुझे इस्तीजा करना था, मुझे टॉयलेट की जगह जाना था, तो जब मैं गया तो जो मैंने मंजर अपने आंखों के सामने देखा, चारों तरफ पर्चियां गिरी हुई, मदरसे का एग्जाम चल रहा, उसमें कुरान और हदीस की पर्चियां फर्श पे, टॉयलेट के फर्श पे गिरी हुई। अब बताओ, ऐसी तालीम से, ऐसे सर्टिफिकेट से मदरसा बोर्ड का एग्जाम हो रहा है, कुरान की और हदीस की पर्चियां टॉयलेट के अंदर गिरे। मैं कहा साफ करो उसको यार। बोले हजूर इसकी सफाई तो होगी लेकिन दूसरा पर्चा होने वाला है, उसके बाद होगा। अभी मैंने सबका रिफॉर्म करा दिया। बहुत गाली बक रहे हैं लोगों से बिहार के अंदर, लेकिन मैं समझता हूं जो रिफॉर्म हुआ, मैंने तैयार किया है कि एक टीम जानी चाहिए अलग, उसमें मदरसा बोर्ड के चेयरमैन, डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, वजीर जाना चाहें वजीर भी जाएं और जा करके देख करके आए कि वो सिस्टम क्या है आज। और मैंने इक्विवेलेंसी कराया था अपने जमाने में, मदरसा के सर्टिफिकेट हिंदुस्तान के किसी यूनिवर्सिटी में लेके जाएंगे, एडमिशन लेना पड़ेगा। अब दुनिया में कहीं चले जाइए, हाई स्कूल और +2 का एक इक्विवेलेंसी हुआ तो आपको इससे फायदा पहुंचेगा। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, इंशाअल्लाह नेक्स्ट ईयर बुलाइएगा तो मैं कुछ और बातें आपके पास रखूंगा। तो आज तो मैं बाई फॉल्ट पहुंच गया हूँ, जबरदस्ती मैं भी जबरदस्ती आ गया हूँ और बगैर कंट्रीब्यूशन से आ गया हूँ। लेना चाहिए तो ले लीजिएगा। और मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, प्लीज प्लीज, ये जो आजकल मोबाइल रखा गया ये चला है ना, मारता है दुबई से और रियाद से, बैठ के वो तो रियाल कमा रहा है, दिरहम कमा रहा है और हम लोगों को टेंशन में डालता है। यार अली अशरफ फातमी ने सूरत का राइट भी देखा है, बड़ौदा का राइट भी देखा है, मर्दाबाद का राइट देखा, 92 में बॉम्बे का राइट देखा, अजमेर का राइट देखा, मुरादाबाद राइट देखा, मेरठ का राइट देखा, हर जगह गया हूं। समझ गया? कलकत्ता में भी राइट हुआ था, उसमें भी आया, बैंगलोर, मैसूर, सब कुछ देख चुका हूं। क्यों टेंशन है? जितना टेंशन में जाओगे नहीं, ये देखोगे, ये सब तो टेंशन ही में रहोगे, क्या बिगाड़ लेगा तुम्हें? कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप भरोसा रखो अल्लाह पर, वही तुमको इज्जत देगा, वही तुमको इज्जत देगा। आपको जो काम करना, ईमानदारी से बताओ कि हम लोग अलीगेरियन हैं, हम लोग प्राउड करते हैं कि हमने ऐसे यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल किया जो एक राह दिखा रहा है दुनिया में। हमने कितने बच्चों को, गरीब बच्चों को अडॉप्ट किया, आप बताओ। हमने कितने बच्चों को राह दिखाया कि तुम ये पढ़ो, तुम्हें इससे फायदा होने वाला नहीं। हम लोग जीरो। तो देखो भैया, 3 मंत्र है और 3 जादू है जिससे हम अपनी कौम को इस दलदल से निकाल सकते हैं। सबसे बड़ा है तालीम। जहां से जिस तरह की तालीम मिले, तालीम हासिल करो, हुनर हासिल करो। आज एक इंजीनियर से कारपेंटर, अच्छा कारपेंटर हो, अच्छा वेल्डर हो, अच्छा पेंटर हो, अच्छा फिनिशर हो, ज्यादा कमाता है, हुनर हासिल। और तीसरी चीज, कारोबार में जाओ। आज गांव घर में इतना कारोबार है, आप यकीन नहीं करोगे। तो जो ये तो हमारा, ये तीनों चीज हमारे अंदर, अगर याद करो गज़वे खंदक, हजूर की जंग हो रही है तो उसमें खंदक किसने खुदवाया था, याद है आपको? अगर वो इल्म नहीं होता खंदक की जंग का, तो वो जंग तो ऐसे भी जीत गए थे, लेकिन इल्म तो था,
के खंदक खोद खोद करके भी हम अपने दुश्मनों को रोक सकते हैं अपने मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने से। तो इल्म कहीं से मिले ले लो और दिलवाओ लोगों, चाहे मदरसे ही से क्यों ना हो। मेरी बड़ी लड़ाई हुई, ये तारीख है, समझ जाना। वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के उम्मीदवार भी थे, मैंने बनने नहीं दिया। कभी बैठिएगा असल में तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि उनके बेगम साहब हमारे पार्टी कमेटी की मेंबर थी। और जैसे ही हम मदरसा बोर्ड शुरू करते थे, मदरसा तालीम, क्या करते हैं आप, गुमराह कर रहे हैं लोगों, मदरसा में पढ़ करके क्या होगा। तो क्या होगा, मेरे दादा मदरसा में पढ़ते थे, जा करके मऊ से तालीम हासिल किया मदरसे से, और उनके खानदान में आज मेरे बाप वकील, मेरे चचा वकील, मेरे चचा डॉक्टर हैं, लंदन में है, चौथे चचा साइंस ग्रेजुएट। आज मेरे खानदान में कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, पीएचडी से कम नहीं है। तो मदरसे ही की रोशनी है, ये मदरसे ही में जो तालीम हासिल किया वहीं की रोशनी है। तो आज दीन भी हमारे पास है, दुनिया भी हमारे पास है, और अली अशरफ फातमी जो कुछ है वो अपनी दादा की दुआओं से। तो मैं यही कहूंगा कि तालीम जहां से मिले हासिल कीजिए, अपने लोगों को तैयार कीजिए, हुनर हासिल कराइए। वो कौम कभी आगे नहीं बढ़ती जो खौफ में जिंदा रहती है। दुनिया में वही कामयाब होता, याद रखना, जिसके अंदर हिम्मत हो, बलबला हो, और वो एक खास डायरेक्शन में। मैं 3 चीज का जिक्र किया, इस तरफ लग जाओगे। कितनी आबादी है यहूदी की और कितनी आबादी है मारवाड़ियों की, बताओ। और दुनिया की कितनी % दौलतों पे इनका कब्जा है, आप बताओ। आप तेल निकालते हो, तेल बेच देते हो, आगे क्या होगा आपका। तो तालीम, हुनर और कारोबार, इन तीनों में हमें आगे बढ़ना है। और कहीं भी दिमाग में चला, मुसलमान इतने भोग में आ गए, और जितने सेकुलर लोग बोलते हैं ना, मैं बाबरी मस्जिद को बचा लूंगा, बचा लिए, मैं ये कर दूंगा, कर लिए। वो एनर्जी हम लोग पॉजिटिव कामों में लगाएं। और पॉजिटिव काम यह है कि हम अपनी कम्युनिटी को तालीम की तरफ दें, कारोबार की तरफ, हुनर की तरफ। और कहीं भी इसको मत देखिए जो चलता है। बंगाल में क्या प्रॉब्लम है, ममता दीदी की हुकूमत से कोई प्रॉब्लम है कहीं पर क्या? नो। आप टेंशन में रहोगे तो लड़ोगे, और काम क्वाइट रहोगे, अपनी तरक्की के रास्ते पर लड़ोगे, किसी से लड़ने की तबीयत नहीं करेगी। अरे मेरा काम है यार, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, कारोबार में जाना। अब पड़े हुए हो मोहल्ले के अंदर, अरे मैं सच कह रहा हूं, आपसे झूठ नहीं कर रहा हूं, समझ लेना। आप किसी अमल में हो तो आप चाहोगे कि डेली हम उसमें आगे बढ़े। आपको टेंशन में रखा जा रहा है, समझ लेना। एक आती आपको बचाने के लिए, एक आती आपको मारने के लिए। आप टेंशन में रखोगे, बचेंगे नहीं भाई, निकाल देगा मुल्क से, कहां भेजेगा? बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में कहां? मैं जानता हूं, न जाने कितने पाकिस्तानी हिंदुस्तान में रह रहे हैं, बॉर्डर पे ले जाता है तो कहता है पासपोर्ट लाओ, इसका शनाख्त लाओ कि ये पाकिस्तानी है। तो लाता है, ला करके छोड़ देता है दिल्ली में। पंजाबी घर जाए, यार काहे पकड़ में आते हो पुलिस? अरे कोई नहीं पूछने वाला आपको। आखिरी बात मैं बता रहा हूं, आप गए थे बराबर में, बांग्लादेश बना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में कौन आया बताओ जरा? आज तक 71 के बाद कौन लोग रह रहे हैं खेमों के अंदर, मालूम करो कौन है? बिहारी। अरे बिहारी तो कौन? बिहारी उसमें सब है, आप मतलब कितने दिन हो गए? 51 साल। ना उसको पाकिस्तान ले रहा है, ना बांग्लादेश कबूल कर रहा है कि तो मुसलमान है 100%। जो पाकिस्तान हिजरत में करे,
2 क्लास के शहरी हैं, वो क्या कहलाते हैं, महाजन। आज तक कितने साल हो गए आजादी को? 75 साल। आप समझ रहे बात को? तो यही मेरा मुल्क है, यही मेरे आबोदाद दफन है, यही रहना है, यही अपना हिस्सा लेना है, और कहीं भी कोई घबराने की बात नहीं है। जो कौम घबरा जाती है वो तरक्की नहीं करती, वो टेंस रहती है, और जो काम और क्वाइट रहता है वो तरक्की करता है। जैसे देखते हैं ना, बच्चे रात में पढ़ते हैं, कितने बजे के बाद? 10-11 बजे के बाद पूरा माहौल ठीक रहता है, पढ़ते हैं, और रात की पढ़ी हुई बात याद रहती है। हम लोग भी करते थे छोटे क्लास में भी, और जब इंजीनियरिंग में थे तो जरूर करते थे। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ, अल्फाजों के साथ मुझे उम्मीद है कि मैंने 15 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लिया होगा। और अगर ले लिया तो आप जुड़ रहे हैं, आप रोक नहीं पाए। तो हम सब घूर रहे हैं। हाँ, आप सब ये एडवांटेज है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि 2000 अली एरिया कलकत्ता में एक ऑफिस नहीं बन पा रहा। जुड़ रहे समझे ना? तो मैं एक मरतबा फिर से आप लोगों का इस्तेमाल करते हुए, और इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को खाना पीना जरूर मिलेगा, और नेक्स्ट ईयर हमें ऑफिस जरूर मिलेगी जहां जाके मैं बैठ। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमसे भी कहिएगा कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए, ऐसे तो हम बेरोजगार हैं।